हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इतिहास के सेशन के अंदर। और हमारा ये प्राचीन भारत का इतिहास अपने अंतिम चरण में चल रहा है बच्चों। और आज हम जो वंश पढ़ने जा रहे हैं वो है पल्लव वंश। क्योंकि दक्षिण भारत के इतिहास में जो है पल्लव वंश का सांस्कृतिक महत्व बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे आईएएस के अंदर या फिर किसी स्टेट पीसीएस के अंदर, तो वहाँ पे सांस्कृतिक विविधताओं से जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो उनमें से ही पल्लव वंश एक दक्षिण भारत का ही वंश था बच्चों, जो कि आज हम इस सेशन में पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा बच्चों, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं पल्लव वंश का इतिहास। और हम पढ़ेंगे आज कि किस प्रकार से जब सातवाहनों का विनाश होता है, सातवाहन साम्राज्य का विनाश होता है, तो उनके ही सामंत रहते हैं जो उन्होंने क्या किया, एक नए साम्राज्य का उदय किया बच्चों। और न कि पल्लव पल्लव के बाद भी बहुत सारे जो छोटे छोटे राज्य थे सातवाहनों के बाद वो उभरना स्टार्ट हो जाते हैं दक्षिण भारत के अंदर, जिनमें से आज का जो टॉपिक है वो पल्लव वंश है। और इससे जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो सारा का सारा मैं यहाँ पे कवर कर दूंगा बच्चों, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे। अगर आप देख पाएंगे बच्चों तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि पल्लव वंश के जो संस्थापक हुआ करते थे वो हैं आपके वप्पदेव। जरा ध्यान दीजिएगा, लगभग तीसरी शताब्दी के आसपास जो है बच्चों, तीसरी चौथी शताब्दी के आसपास पल्लदेव जो हैं वो वप्पदेव पल्लव वंश के संस्थापक थे। अब आगे देखेंगे तो बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं बच्चों कि जो वास्तविक संस्थापक थे पल्लव वंश के वो सिंह विष्णु थे। याद रखिएगा इस टर्म्स को, क्योंकि अगर वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो फिर सिंह विष्णु होंगे और केवल संस्थापक पूछेगा तो वप्पदेव होंगे बच्चों। लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम के अंदर जब ऑब्जेक्टिव देता है बच्चों, तो ऑब्जेक्टिव के अंदर अगर इनका नाम न दे करके इनका दे और पूछे पल्लव वंश के संस्थापक कौन है, तो सीधे सीधे आपको सिंह विष्णु ही मारना है। लेकिन सिंह विष्णु के साथ साथ बच्चों अगर आपको वप्पदेव भी दिया गया है और वहाँ पे पूछे कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन है, तो सीधे आप जो है वप्पदेव पे जाइएगा। लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर पूछेगा तो वो सीधे सीधे कौन है, आपके सिंह विष्णु हैं। और इन्होंने 575 से 600 ईस्वी तक राज किया दक्षिण भारत के अंदर बच्चों। अब अगर आप आगे देखेंगे तो इन्होंने अपनी राजधानी जो है कांची के अंदर रखी। कांची जो कि आज के तमिलनाडु का कांचीपुरम है, वही उस समय कांची हुआ करता था बच्चों। और यहाँ पे इनकी जो राजधानी थी वो कांची में थी। अब अगर आगे देखेंगे तो सिंह विष्णु द्वारा चोलों की पराजय, क्योंकि अब देखेंगे यहाँ पे बच्चों तो उस समय जो है इनके बाद चोल वंश जो आता है बच्चों, चोल वंश से कहीं न कहीं इन लोगों में टकरार रहती है। और आप देखेंगे कि सिंह विष्णु ने ही चोलों को यहाँ पे पराजित किया था। और इसका वर्णन हमें कहाँ पे मिलता है, तो वेलूर पलयम ताम्रपत्र में। एक ताम्रपत्र था बच्चों, उस पर लिखा गया था जो कि वेलूर पलयम है। उससे हमें पता चलता है कि सिंह विष्णु ने चोलों को हराया था, ठीक है। आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। जो सिंह विष्णु था बच्चों वो वैष्णव धर्म को मानता था, भगवान विष्णु की पूजा करता था बच्चों, ठीक है। अब जब आगे देखेंगे तो आगे आपको देखने को मिला कि मामल्लपुरम में वराह गुहा मंदिर का इन्होंने निर्माण कराया था। और आपको मैंने वीडियो शुरू करने से पहले ही बताया था कि सांस्कृतिक और धार्मिक विशेषताएँ जो हैं आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। और ये विशेषताएं, मंदिर निर्माण की कलाएं, मंदिर निर्माण कहाँ पे है, किसके द्वारा किया गया, ये दक्षिण भारत से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप याद रखिएगा कि मामल्लपुरम में जो वराह गुहा मंदिर है उसके निर्माणकर्ता कौन है, वो सिंह विष्णु है। या और आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि वराह गुहा मंदिर किस वंश ने बनाया था, तो आप बताएंगे पल्लव वंश के द्वारा बनाया गया था। और पल्लव वंश में किसके द्वारा, तो सिंह विष्णु के द्वारा। आगे देखेंगे तो महेंद्र वर्मन प्रथम। अब सिंह विष्णु के बाद जो है महेंद्र वर्मन प्रथम आते हैं, 600 ईस्वी से 630 ईस्वी तक राज करते हैं। क्योंकि मैंने बताया 600 ईस्वी तक तो सिंह विष्णु थे, उसके बाद जो है 600 के बाद महेंद्र वर्मन इनके पुत्र आते हैं 600 से 630 ईस्वी तक बच्चों, ठीक है ना। इस चीज़ों को भी आपको याद रखना है। अब जब आगे देखेंगे तो महेंद्र वर्मन प्रथम की रचना जो है मत्त विलास प्रहसन। और कहते हैं बच्चों कि महेंद्र वर्मन
एक साहित्यकार, एक कवि और एक संगीतकार भी था बच्चों, ठीक है ना। इसके अंदर ये तीनों खूबियाँ थी, कवि भी था, साहित्यकार भी था और कह सकते हैं कि ये संगीतज्ञ भी था। और आगे देखेंगे बच्चों यहाँ पे कि इसकी जो रचना है महेंद्र वर्मन प्रथम की, वो मत्त विलास प्रहसन है और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है पीसीएस के एग्ज़ाम के अंदर या फिर अन्य वनडे एग्ज़ामों के अंदर। आप देखेंगे तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने बच्चों कुछ उपाधियां धारण की थी। उनमें से एक उपाधि है विचित्र चरित्र बच्चों, ठीक है, विचित्र चित्त, और है मत विलास गुणभर। आपको यहाँ पे तीनों की तीनों उपाधियां महेंद्र वर्मन ने यहाँ पे अपनी ली थी बच्चों, यानी कि विचित्र चित्त और मत विलास गुणभर, याद रखिएगा इनको। तो आपसे इन तीनों में से कोई भी पूछ लेगा कि इन निम्न में से कौन सी उपाधि महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा ली गई थी, तो आपको या तो इसको विचित्र चित्त या मत विलास या गुणभर याद रखना है, लिख करके सारा का सारा पॉइंट। इसीलिए मैं लिखता हूँ कि वीडियो काफ़ी छोटा हो और आपको नोट्स बनाने में आसानी हो, ठीक है बच्चों। आगे देखेंगे तो संगीत की शिक्षा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये एक संगीतज्ञ भी था, इस वजह से इसने संगीत की जो शिक्षा थी रुद्राचार्य से ली थी। महेंद्र वर्मन प्रथम ने संगीत की शिक्षा रुद्राचार्य से ली थी। और आगे देखेंगे इसने निर्माण कार्य क्या कराया, तो निर्माण कार्य के रूप में अगर आप देखेंगे तो महेंद्रवाड़ी, क्योंकि महेंद्र वर्मन से आपको नाम पता ही चलेगा, महेंद्रवाड़ी और चित्रमेघ तालाब, यानी कि 2 तालाब इसके द्वारा बनवाए गए थे। तो तालाबों को देख करके आपको पता चलेगा कि उस समय तालाब कितना इम्पोर्टेंस रहा होगा कृषि के लिए भी, या जल की जो प्राप्ति है, जल उपलब्ध कराने की जो समस्या है, इन सबको लेकर के पल्लव वंश के महेंद्र वर्मन का ये 2 महेंद्रवाड़ी और चित्रमेघ तालाब बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते होंगे। इससे आप उस समय के सामाजिक व्यवस्था का भी पता लगा सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे पुलकेशिन द्वितीय। अब ये पुलकेशिन द्वितीय कौन है, इसी ने हर्षवर्धन को हराया था। उत्तर भारत का जो शासक था हर्षवर्धन, उसको हराने का काम किसने किया था, पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। याद रखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। और यहाँ पे जो है पुलकेशिन द्वितीय से कौन पराजित हो रहा है, महेंद्र वर्मन। तो आप दोनों को याद रखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा ही हर्षवर्धन हारे थे और पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा ही ये महेंद्र वर्मन पल्लव वंश के हार जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब इनके पराजय का बदला लेने के लिए बच्चों, ठीक है ना, याद रखिएगा, इनके पराजय का बदला लेने के लिए नरसिंह वर्मन प्रथम जो है वो आते हैं और राजगद्दी पर संभालते हैं बच्चों। और आप देखेंगे कि 630 से 668 ईस्वी तक पल्लव वंश के राज्य सिंहासन पे इन्होंने विराजमान हुए थे। और माना जाता है कि सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन सबसे कहते हैं जो पल्लव वंश में जितने भी शासक थे, इन सब में अगर सबसे शक्तिशाली कोई था तो वो नरसिंह वर्मन प्रथम ही थे। तो आप इसको भी याद रखेंगे बच्चों, क्योंकि इम्पोर्टेंट होने वाला है सारा चीज़। अब देखिए यहाँ पे, और इन्होंने किया क्या कि अपने पिता का बदला, जो कि पुलकेशिन द्वितीय ने इनको हराया था, इनके पिता महेंद्र वर्मन को, इन्होंने क्या किया, नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को दौड़ा दौड़ा करके मारा और 3-3 बार उसको पराजित किया। एक बार नहीं, 3-3 बार पराजित किया। और इसका उल्लेख हमें, इसकी जानकारी जो हमें मिलती है वो खुर्रम अभिलेख से मिलती है बच्चों। खुर्रम अभिलेख से ये पता चलता है कि इस नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को 3 बार पराजित किया था। अब आगे देखेंगे बच्चों, पराजित करने के बाद इसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने के बाद 3-3 बार, वो भी एक बार नहीं 3-3 बार पराजित करने के बाद विजय स्तंभ का निर्माण वातापी में करवाता है बच्चों। याद रखिएगा, विजय स्तंभ के निर्माण किसने कराया था, तो जाहिर सी बात है जो भी राजा किसी अन्य राजाओं पे विजय प्राप्त करते थे तो उसके उपलक्ष्य में कुछ ना कुछ बनवाते थे बच्चों, ठीक है ना। इन्होंने भी विजय स्तंभ बनवाया था। और आप देखेंगे नरसिंह वर्मन प्रथम का पराक्रमिक सेनापति जो था बच्चों वो सितोंड था। याद रखिएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम का जो एक अच्छा सेनापति, पराक्रमी सेनापति जो था वो सितोंड हुआ करता था। इस बात को भी आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है ना। अब जब आगे देखेंगे यहाँ पे, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के एकास्मक रथों का निर्माण कराया था। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जितने भी निर्माण कार्य हैं दक्षिण में, वो क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं इन वंशों का। चोल साम्राज्य से हुआ, पल्लव से हुआ, राष्ट्रकूटों से हुआ, ये सारा चीज़ आपसे पूछा जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे, अब जो है इसके बाद चलेंगे बच्चों, तो इसी के काल में वेनसांग कांची पहुँचा था।
अब सोचिए वेनसांग जब कांची पहुंचा है तो वेनसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। तो हर्षवर्धन के दरबार में अगर वेनसांग आया था तो आप कह सकते हैं कि हर्षवर्धन का समकालीन था, क्योंकि हर्षवर्धन भी जो बच्चों वो 606 में गद्दी पे बैठते हैं और यहाँ पे ये तो 630 में बैठते हैं। तो और 606 से 647 तक जो है हर्षवर्धन शासन करते हैं उत्तर भारत के अंदर, और उसी समय 630 से 668 तक शासन कौन करता है? तो वो करते हैं यहाँ पे नरसिंह वर्मन प्रथम बच्चों, ठीक है ना। और इन्हीं के काल में वेनसांग जो है कांची पहुंचा था। अब आपको पता है कांची जो है पल्लवों की राजधानी हुआ करती थी, जो कि आज तमिलनाडु का एक कांचीपुरम है शहर बच्चों, ठीक है। अब आगे देखेंगे इसने जो है लंका पर भी विजय प्राप्त किया था। जो श्रीलंका कहा जाता था बच्चों उस पर भी इसने विजय प्राप्त किया था, और इसका उल्लेख हमें कासाकुड्डी ताम्रपत्र से मिलता है बच्चों, ठीक है ना। कासाकुड्डी ताम्रपत्र से जो है हमें इसका उल्लेख मिलता है। अब आगे चलेंगे तो नरसिंह वर्मन प्रथम के बाद फिर आ जाता है परमेश्वर वर्मन, ठीक है बच्चों। और परमेश्वर वर्मन जो था वो शैव धर्म का अनुयायी था, मतलब शिव का उपासक था बच्चों, ठीक है ना। तो ये शैव धर्म का अनुयायी था। आगे बात करेंगे तो परमेश्वर वर्मन ने कुछ उपाधियां धारण की थी। वो उपाधियां क्या हैं बच्चों? तो जरा ध्यान दीजिएगा, कई सारी उपाधियां हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे रणंजय यहाँ पे है, लोकादित्य है, अत्यंत काम है, यहाँ पे उग्रदंड है, गुणभाजन है और विद्या विनीत है बच्चों। तो यानी इतनी सारी उपाधियां जो हैं, 6 उपाधियां परमेश्वर वर्मन को प्राप्त थी, और रणंजय, लोकादित्य, अंतकाम और उग्रदंड, गुणभाजन और विद्या विनीत, ये आपको याद रखना है बच्चों। आगे देखेंगे मामल्लपुरम में परमेश्वर वर्मन ने गणेश मंदिर बनवाया था। गणेश मंदिर यानी कि देखें जितने भी शासक आ रहे हैं इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बनवा ही रखा है, और यही चीज़ आपके एग्जाम में एज इट इज़ पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे जैसे पूछे ममल्लपुरम में गणेश मंदिर किसके वंश में बनवाया गया, किस राजवंश ने बनवाया था? तो आपको 3-4 राजवंश दे देगा, जिसमें से आपको मारना है पल्लव वंश ने। अगर आपने दे दिया किस शासक ने बनवाया था, तो परमेश्वर वर्मन ने गणेश मंदिर बनवाया था बच्चों, ठीक है ना। कहाँ पे? मामल्लपुरम में, ठीक है। आगे देखेंगे नरसिंह वर्मन द्वितीय। अब यहाँ पे देखिएगा मैंने क्या किया, यहाँ पे नरसिंह वर्मन प्रथम थे और यहाँ जो आ रहा है बच्चों वो नरसिंह वर्मन द्वितीय आ रहा है। इस बात पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ये द्वितीय है और वो प्रथम थे, ठीक है। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा कुछ उपाधि धारण की जाती है। ये उपाधि क्या है बच्चों? ये उपाधि है राज सिंह, शंकर भक्त और है आगम प्रिय, ठीक है बच्चों। राज सिंह, शंकर भक्त और आगम प्रिय जो उपाधि है वो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा ली जाती है। और बात करें इन्होंने नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा जो निर्माण कार्य है वो कौन सा है? तो कांची का, यानी कि जो तमिलनाडु का आज कांचीपुरम है उसका जो कैलाश मंदिर है वो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। और महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण भी किसने कराया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। आगे चलेंगे तो एक बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दंडी के बारे में पूछा जाता है बच्चों, ठीक है ना। संस्कृत विद्वान थे दंडी, और ये जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय के ही राज्यसभा में रहा करते थे, और इनके बारे में बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम के अंदर। तो दंडी के बारे में आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है ना। और आप देखेंगे कि नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची, देखिए यहाँ पे नरसिंह वर्मन द्वितीय के ही काल में कौन थे बच्चों? दंडी थे। अब आगे नरसिंह वर्मन द्वितीय के बाद आते हैं नंदी वर्मन बच्चों, ठीक है ना। नंदी वर्मन आते हैं और इनके बारे में जो क्वेश्चन पूछता है वो कांची का मुक्तेश्वर मंदिर, ठीक है, कांची का मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर। बैकुंठ पेरुमाल मंदिर, ये 2 मंदिर जो है कांचीपुरम में नंदी वर्मन ने बनवाया था बच्चों, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कांचीपुरम के अंदर बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हो रहा है, तो वहाँ पे कहीं न कहीं सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक विशेषताओं का उदय हुआ होगा। और धार्मिक ये सब सारी विशेषताओं के बाद वहाँ पे आर्थिक प्रक्रिया स्टार्ट हुई होगी, और आप देख सकते हैं कि वहाँ का जो साम्राज्य होगा, वहाँ के जो लोग होंगे वो किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में एक दूसरे से सम्मिलित होंगे बच्चों, ठीक है ना। अब जब आगे चलेंगे बच्चों तो पल्लव वंश का जो अंतिम शासक है, अगर आपसे पूछ ले तो कौन है? कंप वर्मा। कंप वर्मा जो कि
948 से 980 ईस्वी तक। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये 900 मतलब 10वीं शताब्दी के आसपास पहुँच गए हैं और हमारा प्राचीन इतिहास जो है लगभग 750 ईस्वी तक आकर के ख़त्म हो जाता है बच्चों। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो पल्लव वंश पढ़ रहे हैं, चोल वंश पढ़ेंगे, ये सारे के सारे जो हैं वो प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के बीच की कड़ियाँ हैं बच्चों, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे पल्लव वंश पढ़ाने के बाद चोल वंश भी जो है वो प्राचीन भारत में ही पढ़ाऊँगा, लेकिन बहुत सारे इतिहासकार जो है उसको जो है मध्यकालीन में पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारी जो एनसीईआरटी कहती है कि पाषाण काल से लेकर के 750 ईस्वी तक जो है आपका प्राचीन भारत है, 750 से 1750 तक का जो काल है मध्यकालीन भारत का होता है, और 1750 से लेकर के अब तक का जो काम है वो आधुनिक भारत के अंदर आता है बच्चों, ठीक है ना। तो आप देख पाएंगे आगे। अब देखिए दंडी की बात चल रही थी, तो दंडी के जो है बच्चों 2 रचनाएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। एक है 10 कुमार चरित, ठीक है बच्चों, 10 कुमार चरित जो है दंडी की एक रचना है, और दूसरी रचना है काव्यदर्श। काव्यदर्श जो है बच्चों वो भी दंडी की रचना है, और ये क्वेश्चन जो है आप इम्पोर्टेंट लगाइएगा क्योंकि बहुत बार पूछा गया है बच्चों, ठीक है ना। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जब हम पल्लव वंश आज ख़त्म कर चुके हैं बच्चों, तो यहाँ पे मंदिर निर्माण की जो कलाएं हैं वो किस प्रकार से दक्षिण में उभर के आ रही थी, जिससे कि कुछ सांस्कृतिक विशेषताएं वहाँ पे जन्मी। और यहाँ से अगर आप देखेंगे स्टेट पीसेसों के अंदर, तो वो प्राचीन इतिहास से ज़्यादातर सांस्कृतिक कलाओं पे जो है वो अपना क्वेश्चन जो है डिपेंडेड रहता है उनका, ठीक है बच्चों। तो आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें एक फैक्ट के रूप में मैंने बताया है, आप इसको जो है नोट्स के रूप में रखिएगा और डेली वाइज जो है इसको रिवाइज़ करते रहिएगा, आराम से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और अगर आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने जाएं या फिर किसी भी एग्ज़ाम के वनडे एग्ज़ाम अगर देने जाएंगे, तो वहाँ पे इससे जो क्वेश्चन बनेंगे आप उसे आसानी से कर लेंगे। इससे बाहर जो है पल्लव वंश से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा बच्चों। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।